हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी फ्लूइड को किसी हम कंटेनर में रखते हैं तो बिहेव करता है, किस तरीके से उसको जब हम फ्लोट करते हैं तो बिहेव करता है, एंड उसी प्रकार से अगर उसके अंदर में कोई पाइप, कोई केसिकीय नली डाल दें तो फिर क्या होता है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या केसिकीय उन्नयन आरोही का सूत्र, कि मतलब ये किस हाइट तक ऊपर चढ़ेगा या किस डेप्थ तक नीचे आएगा। इसके लिए हम कंडीशंस पढ़ेंगे, इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे जिसको हम आरोही सूत्र कहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज आईआईटी, जेईई, नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आने वाला फॉर्मूला सीधे अप्लाई होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि ये अल्टीमेटली होता कैसे और इसके लिए कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे। तो पहले समझते हैं ना, हमने एक कंडीशन समझी। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये हमारे पास में कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरी हुई है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको इस तरीके से मेनिस्कस दिख रहा है ना, जब आपको ऊपर साइड से आपको दिख रहा है अवतल मेनिस्कस, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब यह है कि ये जो फ्लूइड है इसके ससंजक बल का मान, इसके ससंजक बल का जो मान है वो ससंजक बल का मान सदैव कम है आसंजक बल से। मतलब इसके आसंजक बल का मान ज्यादा होता है इस फ्लूइड के। अब इस फ्लूइड के आसंजक बल का मान ज्यादा, इसका मतलब होता है कि कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड ऊपर उठने वाली है। और इसके जस्ट उल्टा भी होगा ना, कि अगर कहीं पर हमारा ससंजक बल ज्यादा हो आसंजक बल से, तो वैसी कंडीशन में हम देखते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में ये जो फ्लूइड है वो नीचे दब जाता है। हो कुछ भी, हमें एक बात पता है कि ये जो सतह है ना, इस सतह से या तो एच हाइट कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठेगा या फिर एच डेप्थ नीचे चला जाएगा। अब सवाल फिर से आ सकते हैं कि भाई ये सब क्या बोले जा रहे हो, कैपिलरी ट्यूब एंड ऑल। तो भाई हमने इसके प्रीवियस वन सेशन में डिस्कस किया ना कैपिलरी ट्यूब को, कि एक पैरेलल पाइप, एक बिल्कुल समानांतर पतली पाइप, जिसको हम अगर एक पानी से भरे बीकर के अंदर अगर हम उस ट्यूब को रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस ट्यूब के अंदर पानी की लेयर ऊपर चढ़ जाती है। नॉर्मली बीकर की हाइट से इस ट्यूब में पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये है कैपिलैरिटी, है ना। इसी को हम कहते हैं केसिकत्व, और ये केसिकीय नली कहलाती है ये, जिसमें फ्लूइड क्या होता है भैया, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है। हमें बस ये पता करना है कि किस हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा या फिर ये किस डेप्थ तक नीचे चला जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस है जिसके कारण ये है ना, इसमें एच हाइट तक ऊपर चढ़ करके जा रहा है। क्या क्या कारण है? तो एक तो कारण ये हो गया हमारा आसंजक बल का ज्यादा होना। अगर इस फ्लूइड की, इस लिक्विड की सीधी बोल दूं तो अगर इसके आसंजक बल ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि ये इस तरीके से, है ना, मेनिस्कस फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कि अगर ऊपर साइड से ये देख रहे तो कैसा दिख रहा है, अवतल मेनिस्कस फॉलो करेगा। अब ये अवतल मेनिस्कस बनने के कारण क्या होता है, तो यहां पर ये लेयर देखिए ना, ये एक हाइट पे ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हमें मेनिस्कस दिखता है। अब इस कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि इस हाइट को फाइंड करना है कि ये एच हाइट ऊपर उठा ही क्यों, और अगर उठा तो किस हाइट तक उठ सकता है। भाई एक लिमिट होगी ना जिस हाइट तक वो उठेगा। तो ये क्या कंडीशन है, चलिए हम जरा इसकी बात करना शुरू करते हैं। एक कारण मैंने आपको आसंजक बल की बताई, दूसरी कारण क्या बताने जा रहा हूं मैं, कि भैया इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, उसका भी फैक्टर होता है। ठीक है, किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखिए, केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या केस उन्नयन आरोही का सूत्र हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब कांच की केस नली को ऐसे द्रव जैसे कि पानी में डुबाया जाता है जो उस केस नली को गीला कर देता है, तो केस नली के अंदर द्रव मेनिस्कस अवतल होता है। हमने ये बोला, ये जब ससंजक बल कम होता है असंजक बल से, इसका मतलब क्या होता है कि द्रव केस नली को गीला कर देगा। ठीक है, क्या करता है, गीला कर देता है।
द्रव जो है केस नली को गीला कर देता है। अब ये इसका मेनिस्कस जो हमने कहा अवतल होता है, बिल्कुल होगा। अब ऐसे कंडीशन में होता है कि मान लीजिए केस नली में द्रव ऊपर नहीं चढ़ता, द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे दो बिंदु ए और बी की कल्पना करें। मानते हैं, देखिए ये इतनी सी जो कंडीशन है ये अलग है, इसको अभी के लिए समझ लीजिए, इसको हटा दिए। अभी इस पे फोकस करते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या करा हुआ भाई, तो इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने रखा है एक फ्लूइड को और इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डाल दी। अब हम कह रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद इस सतह के जस्ट नीचे यहां पर एक बिंदु है बी, इस कैपिलरी ट्यूब के बाहर यहां पर एक बिंदु है ए, और माना यह है कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर यह फ्लूइड ऊपर नहीं जाएगा। माना है, ऐसा होगा नहीं। माना क्या कि यह ऊपर नहीं जा रहा, और ठीक इस सतह के ऊपर यहां पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम है भैया सी। ठीक बी के ऊपर कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक बिंदु है जिसका नाम है सी। क्या हो रहा है जरा देखते हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए केस नली में द्रव ऊपर नहीं चढ़ता, द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे दो बिंदु ए और बी की कल्पना करें जो कि एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हो तथा बी केशिकीय नली के अंदर है। ये ए और बी दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टली दोनों सेम लाइन पर हैं, एक ही क्षैतिज रेखा पर ए और बी हैं। बी अगर ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि केशिकीय नली में पानी ऊपर चढ़ गया। हमने क्या कंसिडर किया कि केशिकीय नली में पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा, तो ए और बी एक ही क्षैतिज रेखा में हो, ठीक है ना, तथा बी केस नली के अंदर हो, बी केशिकीय नली के अंदर है। तो माना केस नली में मेनिस्कस के ऊपर एक बिंदु सी है, यदि सी पर वायुमंडलीय दाब P हो तो बिंदु सी पर दाब P होगा और बिंदु सी अवतल पृष्ठ की ओर तथा बिंदु बी उत्तल पृष्ठ की ओर है। मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक डायग्राम आपको प्लॉट करता हूं ताजा तरीन। इससे क्या होगा कि अभी के अभी ये हाल फिलहाल में समझ में आता चला जाएगा। हम लोग कर रहे हैं आरोही उन्नयन सूत्र। क्या चल रहा भैया, ये उन्नयन का आरोही सूत्र। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, किसकी, उन्नयन आरोही सूत्र। उन्नयन आरोही सूत्र की बात चल रही है। अब कह क्या रहे हैं, तो हमने इसमें कहना प्रारंभ किया हुआ है कि भैया एक कंटेनर हमें लेना था। चलिए ले लेते हैं। ये हमारा हो गया कंटेनर, बड़ा ही लिया है ना। ऊपर का सेगमेंट हटा देता हूं, खुला हुआ है ना। कैसा भैया, खुला है। इसके अंदर हमने भरी है फ्लूइड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने भर लिया है फ्लूइड। अब समझना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने रखी अब कैपिलरी ट्यूब को, तो चलिए कैपिलरी ट्यूब ले आते हैं। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई हमारी। अब इस कैपिलरी ट्यूब में हम क्या कंसीडर कर लें, थोड़ी सी सीधी बनाते हैं और, है ना। इस कैपिलरी ट्यूब के लिए हमने क्या क्या कंसीडर किया, हमने एक कंसीडर किया यहां पर एक पॉइंट है ए, इसी के सिद्ध में बिल्कुल यहां पर एक पॉइंट है बी, है ना। और इसका मेनिस्कस कैसा होगा, तो हमने कहा कि इसका मेनिस्कस इस तरीके से कुछ होगा। बिल्कुल सतह पे ही लेनी है मुझे। ये तो पूरा फ्लैटेड होगा, सिर्फ किनारे पर ये ऊपर उठ जाता है ना, जहां पे स्पर्श होता है वहां पर ये स्पर्श कोण बनता है। अभी यहां पर हमने दो पॉइंट लिए, ये ए और बी, ये दोनों एक ही समतल में है। हमने कहा कि ठीक इसी के ऊपर एक पॉइंट ले लो आप और उसको क्या नेमिंग कर दो, आप इसको कह दो कि ये जस्ट इसके ऊपर ही है और इसका नाम है क्या भैया, सी। तो हम क्या कहते हैं कि यहां पर जो प्रेशर होने वाला है ए पर, वो वायुमंडलीय प्रेशर पी है।
तो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस सी पर भी लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब होगा वो कैसा होगा, तो वायुमंडलीय दाब पी ही होगा यहां पर भी। तो मैं यहां पर लिखता हूं वायुमंडलीय दाब पी है। और हमने कहा है कि ये फ्लूइड ऊपर उठेगा नहीं, ये फ्लूइड उसी जगह पे रहेगा, ये फ्लूइड ऊपर नहीं जाने वाला, ये फ्लूइड इसी के अंदर रहेगा, इसी कंटेनर में रहने वाला है, ऐसा हमने माना है। होगा नहीं ऐसा, हम बनाएंगे अभी कि ऊपर उठेगा कैसे। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई कि भैया ऊपर एक बिंदु सी है, अगर वायुमंडलीय दाब P हो तो बिंदु C पर भी वायुमंडलीय दाब P होगा, और बिंदु C जो होगा वो अवतल पृष्ठ की ओर तथा बिंदु B उत्तल पृष्ठ की ओर होगा। ये यहां पर दिख भी रहा है कि ये जो मेनिस्कस आपको यहां पर दिख रहा है, ये मेनिस्कस आपको कैसा दिख रहा है, ये मेनिस्कस आपको कैसा दिख रहा है, ऊपर से अवतल है और नीचे से कैसा है, उत्तल है। अब इस कंडीशन में हम बात करना शुरू करते हैं, तो हम क्या पाते हैं जरा देखिए। हम ऐसा कह रहे हैं कि इस B पर अगर बात करेंगे तो भाई ये ऊपर तो उठा नहीं, तो इस पर वायुमंडलीय दाब कितना होगा, तो एक पॉइंट है, जरा समझिए। बिंदु C पर वायु दाब, बिंदु C पर दाब बिंदु B पर दाब की तुलना में 2T/R अधिक होगा, जहां T द्रव पृष्ठ का तनाव और R जो है वो मेनिस्कस की त्रिज्या है। ये क्या है, तो देखिए अगर बिंदु C पर बात करें तो B पर दाब की तुलना में 2T/R जो है वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। मतलब बिंदु B पर जो दाब होगा वो P - 2T/R होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए यहां पे इसको ऊपर उठ जाना चाहिए। क्यों ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुलबुले में, बुलबुला क्या ड्रॉप में, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बूंद में, बूंद के अंदर है ना दाब आधिक्य, एक्सेस प्रेशर हमारे बूंद के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 2T/R होता है। क्या होता है, 2T/R होता है। अब यहां पे ये B पे यहां पे एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 2T/R होगा, ठीक है ना। अब इस एक्सेस प्रेशर और ऊपर से कौन लग रहा है, P भी लग रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहीं के यहीं रुका हुआ है, ये ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इसका ऊपर नहीं उठने का मतलब क्या हो गया कि P में से मुझे 2T/R को माइनस करना पड़ेगा, तब तो जाके इस जगह पर रहेगा, अदरवाइज ये ऊपर उठ जाता, ये जो फ्लूइड है ये ऊपर उठ जाता। ऊपर नहीं उठने का कारण अगर है तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि P - 2T/R का प्रेशर यहां पर लगेगा, तभी ये नीचे दबा हुआ रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट हो गई कि बिंदु A पृष्ठ के ठीक नीचे है, अतः बिंदु A पर दाब P होगा। बिंदु A और B द्रव में एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, अतः A और B पर पास्कल के नियम के अनुसार दाब सेम होना चाहिए। क्या हुई, ये बूंद के अंदर ये होता है, तो हमने कहा B पर दाब, B पर दाब कितना बन गया भाई, दाब ऐसा क्यों बना रहे, 2T/R क्यों ले रहे भैया, ये मेनिस्कस के कारण, क्यों इसके अंदर में हमने एक डाला है ना केस नली, उसके कारण ये बन रही है ना। तो ये B पर दाब कितना मिला, तो हमें मिला P - 2T/R, ठीक है। ये एक्सेस प्रेशर है भाई, P - 2T/R। और A पर दाब कितना हमने कहा था, तो A पर दाब तो हमने कहा था कि P वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब एक ही फ्लूइड के अंदर ये और ये एक ही क्षैतिज रेखा में है, तो पास्कल के नियम के अनुसार था कि A और B दोनों पर दाब कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। A और B पर दोनों पर दाब कैसा होना चाहिए, बराबर। और यहां पर दिख रहा है आपको क्या कि दोनों दाब बराबर है, आपको दिख रहा है कि अलग है। तो इस प्रकार यदि द्रव केश नली में ऊपर नहीं चढ़ेगा तो बिंदु A पर दाब अधिक और बिंदु B पर दाब कम होगा, जो कि असत्य है। भैया ये B पर आपको कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, B पर आपको P - 2T/R दिख रहा है, A पर आपको अकेला P दिख रहा है, तो ये 2T - R नहीं चाहिए ना, ये 2T - R हमें क्या नहीं चाहिए, ये 2T/R हमारे किसी काम का नहीं है। ये ही तो वो फैक्टर है जिसके कारण अब क्या करेगा, तो B क्या करेगा, B पर ये द्रव ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये कब तक ऊपर उठेगा, तो ये एक ऐसे h हाइट तक ऊपर उठेगा, ये एक ऐसे h हाइट तक खुद को ऊपर उठाएगा कि ये 2T/R वाला जो प्रेशर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो खत्म हो जाए। तो अगर 2T/R के दाब तक ये ऊपर उठ गया, अपने अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उतना ऊपर उठ जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब A और B पर दोनों जगह पे दाब कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
इसी कारण से बी वाले पर वो क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। पॉइंट क्लियर है। ए और बी एक ही क्षैतिज रेखा में है, बी पर P माइनस 2T अपॉन में R प्रेशर लग रहा है और ए पर सिर्फ P लग रहा है, और एक ही क्षैतिज रेखा में। तो पास्कल ने कहा था कि ये दोनों जगहों पे बल का मान, जो दाब का मान है, वो सेम होना चाहिए। तो वो बी अपने आप को सेम करने के लिए ऊपर h हाइट तक उठ जाता है। बी क्या कर रहा है भैया, अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए ऊपर उठ रहा है। तो देखिए, अतः केस नली में इतनी ही ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेगा जिससे बिंदु बी पर कुल दाब वायुमंडलीय दाब पी के बराबर हो जाए। क्या हो रहा फिर, स्पष्ट है, बिंदु बी पर द्रव का स्तंभ 2T अपॉन में R होगा। इस प्रकार यदि केस के नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई h है तो द्रव का घनत्व d हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि HdG इक्वल टू 2T अपॉन में R। ये जो द्रव स्तंभ अभी अब यहां आ जाते हैं, ये यहां तक चढ़ करके खुद को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यहां तक चढ़ करके खुद को क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करने के लिए जब ऊपर गया तो हम कह रहे हैं द्रव स्तंभ जो है ना, उसका दाब, ये क्या है भैया, ये दाब, दाब जो होता है वो क्या लिखते हैं, HdG। H क्या है भाई, ऊंचाई, D जो है घनत्व, और G गुरुत्वीय त्वरण, 2T अपॉन R होगा। इसी को बैलेंस करना। तो एक काम करते हैं ना, ये अगर हमें पता है और हमने कहा यदि केस नली की त्रिज्या R हो, यदि केस नली की त्रिज्या R है, तो अगर केस नली की त्रिज्या, ये देखिए, ये है हमारी रेडियस R, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि ये स्मॉल r हमारी रेडियस है, यहां से यहां तक ले जाएंगे तो ये पूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगा d। तो मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे चाहिए यहां पर कैपिटल R की वैल्यू। तो हम अगर इसमें कैपिटल R लिखते हैं, ये क्या है भैया, ये जो बना हुआ है, ये डायग्राम क्या है अल्टीमेटली, तो ये डायग्राम हमारा ये है, देखिए हमारा ये केस नली है, इसके अंदर में ये मेनिस्कस बनता है। जब ये मेनिस्कस बनता है तो हमने क्या किया था, हमने यहां पर बनाया टेंजेंट। हमने यहां पर क्या बनाया होता है, यहां पर हमने बनाया होता है एक टेंजेंट, ठीक है। और इसको ही यहां तक, ये हमारा जो अवतल जैसा जो मेनिस्कस कर्व दिख रहा है, इसके सेंटर से अगर हम आएंगे तो उतना ही होगा जितना कि हमारा केस की नली होगी उसके सेंटर से। तो यहां से हमने ये फॉर्म किया, ये हमारा हो जाता है भैया थीटा। अब इस थीटा के लिए हमने निकाला तो हमने कहा ये r है, ये स्मॉल r है। अब इसमें देखिए, अगर मैं cos थीटा निकालता हूं तो ये कितना होगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r अपॉन में cos थीटा, क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन में cos थीटा। तो यहां पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन में r, तो कैपिटल R इक्वल्स टू r cos थीटा यहां पे रख दीजिए इस समीकरण 1 में। तो HdG बराबर 2T अपॉन कैपिटल R अपॉन में cos थीटा, R अपॉन में cos थीटा। अभी क्या करना है, HdG, ये cos थीटा को ऊपर भेज देते, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, नीचे ये दिख रहा है, तो 2T अपॉन में R ऊपर हो गया भैया cos थीटा। मुझे ये H से मतलब था ना, तो H इक्वल्स टू हो गया हमारा 2T cos थीटा अपॉन में, ये क्या हो गया, 2T cos थीटा अपॉन में RdG, क्या हो गया, 2T cos थीटा अपॉन में RdG, ठीक है। R कौन है भाई, तो R क्षेत्र, सॉरी R जो है वो त्रिज्या है हमारे केस नली की, या R केस नली की त्रिज्या। D कौन है भैया, तो D उस जल का घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है भाई, cos थीटा ये दिख गया यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है ना। अब 2T, तो T जो है वो पृष्ठ तनाव है, ये मिल गया हाइट। इसी हाइट तक ये ऊपर उठने वाला है, ये क्या होने वाला है, इसी हाइट तक ऊपर उठने वाला है। अगर मैं फर्दर और इसमें थोड़ा सा आपके लिए कराऊं तो आप थोड़ा सा देखिए ना, अगर मैं यहां से स्मॉल r को ऊपर ले लेता हूं तो h और स्मॉल r है ना इज इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन में dG, क्या हो गया, dG, है ना। तो एक पॉइंट आप समझिए ना, अगर मैं किसी द्रव की बात कर रहा हूं तो उसका घनत्व जो होगा, D जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपको दिख रहा है G जो है ये आपका कांस्टेंट होता ही है। ये अगर कांस्टेंट है तो Tn cos थीटा भी कैसा रहने वाला भैया, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि ये H इंटू R ये भी कैसा रहेगा भैया, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब ऊंचाई इंटू केशिकीय नली की ऊंचाई इंटू केश नली की जो त्रिज्या है, ये भैया हमेशा ही एक नियतांक होगा, ये हमेशा ही एक कांस्टेंट होगा।
इससे क्या फायदा चला आपको बताऊं। देखिए ना, मैं क्या बोलता हूं कि भैया अगर आपने ज्यादा रेडियस की, ध्यान से समझिएगा, ज्यादा रेडियस की इसके अंदर केसकीय नली उतारी तो ये पानी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा, क्योंकि H इंटू आर को एक कांस्टेंट होना है। अगर मान लीजिए H इंटू आर की वैल्यू मुझे 10 चाहिए, आपने H को 5 सॉरी R को आपने 2 रखा है, तो H अपने आप इसको 5 होना पड़ेगा ना, तभी तो ये 10 होगा। बट अगर आपने रेडियस को 5 रखा है तो हाइट सिर्फ 2 होगा, ये देखिए 10 हो गया। मतलब उसमें द्रव जो है ना इसमें ऊपर उठ ही क्यों रहा है, क्योंकि उसको 2T/R के दाब को बैलेंस करना है। अब 2T/R के दाब को बैलेंस करने के लिए जब वो ऊपर उठ रहा था तो उसको 2 लोग मिले, कौन भाई, H इंटू आर। अब HR में क्या हुआ, तो हमने कहा कि भैया अगर रेडियस कम होगी, पतली होगी अगर किसकी नली, ये देखिए ना रेडियस कम है, तो हाइट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। और अगर हमने देखा कि रेडियस जो है वो कैसा कम है ना, तो हाइट ज्यादा हुआ, और रेडियस ज्यादा है तो हाइट कम होगा। रेडियस कितना, सिर्फ 5 है, तो हाइट कितना चढ़ा भाई, सिर्फ 2, है ना। मतलब चौड़ी नली अगर केस नली के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो चौड़ी नली केस नली के रूप में इस्तेमाल करते समय उसमें हाइट कम चढ़ेगा, अगर पतली नली इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हाइट ज्यादा चढ़ेगा। ये है हमारा फाइनली कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमें ये जो फॉर्म मिला है ना, ये जो फॉर्म मिला है, इसी को हम आरोही सूत्र कहते हैं, ठीक है। यही है हमारे केसकीय उन्नयन आरोही सूत्र, ठीक। चलिए आइए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा जो अभी हमने बात करी, क्या कि एच डी जी इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन में R, H चाहिए तो 2T cos थीटा अपॉन में R डी जी हमने रखा, हमारा काम हो जाता है, ठीक है। अब समीकरण 2 में प्रदर्शित सूत्र को आरोही सूत्र कहते हैं, यही है हमारा आरोही सूत्र, ठीक है। अब T, थीटा, D और G के मान को नियत होते हैं, अतः समीकरण 2 से H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि भैया हाइट अगर ज्यादा है, या फिर यूं कहें रेडियस अगर ज्यादा है तो कम हाइट तक चढ़ेगा, और रेडियस अगर कम है तो ज्यादा हाइट तक चढ़ेगा। इस रिलेशनशिप से तो यही समझ में आता है। चलिए, अर्थात केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी, केस नली के। उस कंटेनर से कोई मतलब नहीं है जिसमें रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो केस नली है, जो पतला पाइप है, उससे मतलब है। शुद्ध पानी और स्वच्छ कांच के लिए थीटा जो होता है वो 0 डिग्री है। शुद्ध पानी है, स्वच्छ कांच है, साफ कांच है, तो भैया उसके लिए थीटा कितना होता है, 0 होता है। अब थीटा को अगर आपने 0 रख दिया तो ये कितना होगा भैया, cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री मतलब 1, तो H इक्वल्स टू 2T अपॉन में R डी। cos थीटा वाली वैल्यू यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है cos थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसको हटा देते हैं। ये कितना बचा हमारा, H इक्वल्स टू 2T अपॉन में R डी। अब T इक्वल्स टू कितना मिलेगा, तो 1 अपॉन में 2HR डी जी, T इक्वल्स टू 1 अपॉन 2HR डी जी, ठीक है। तो ये हम यहां से दाब भी निकाल सकते हैं कि इस तरल का, है ना, जो पृष्ठीय तनाव है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस समीकरण की सहायता से पानी के पृष्ठीय तनाव की गणना की जा सकती है, ठीक। चलिए, तो क्या क्या चीजें मिल गई, कितनी हाइट उठेगा, वो जो फ्लूइड इसके अंदर बढ़ा गया है उसका जो पृष्ठीय तनाव है वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास जिससे कि हम पृष्ठीय तनाव को मेजर कर सके। कुछ एपरेटर्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए मेजर करते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए वेइंग मशीन होता है, उसके ऊपर आपने जैसे ही सामान रखा आपको वो भार बता देता है ना। तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करके ले आना पड़ता है। अब देखिए, इसी का जस्ट उल्टा काम जो अभी हम लोगों ने काम किया, इसी का जस्ट उल्टा काम। उल्टा काम कैसे भाई, अगर मान लीजिए कि हमने पानी नहीं लिया होता और हमने उसकी जगह क्या लिया होता भाई, तो हमने उसकी जगह पे लिया होता पारा। जब द्रव रखते हैं तो ये ऊपर चढ़ता है, पारा रखते हैं तो किधर होता है, नीचे दबता है। रीजन तो यहां देखिए ना, यानी कहानी बदल गई। जो शुरुआत हमने करी थी उसी जगह पे फिर से आता हूं मैं। हमने उधर लिखा था आसंजक बल ज्यादा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आसंजक बल जो है वो कम है और ससंजक बल जो है ये ज्यादा है। अब अगर कहीं पे ससंजक बल का मान ज्यादा हो गया,
है ना, ससंजक बल का मान ज्यादा हो गया, असंजक बल का मान कम है, तो ये क्या होता है, ये द्रव को गीला नहीं करते। ये कंडीशन क्या होती है, ये कंटेनर को, है ना, ये जो है ना, ये कांच को गीला नहीं करते। क्या कहेंगे भाई, कि ये जो है हम कभी भी केश नली को गीला नहीं करते, केश नली को गीला नहीं करते। इसका एग्जाम्पल भी हमने सीखा था, कहा भैया, तो हमने कहा था ना, जो थर्मोमीटर है उसके अंदर में यही चीज भरी रहती है। आपने देखा है क्या कभी थर्मोमीटर में कुछ दाग धब्बे अंदर अंदर बन गए? जैसे अगर मान लीजिए एक पतली सी पाइप होती, उसमें पानी भरता, सूखता, तो भैया पानी का तो अंदर धब्बा बन जाएगा, दाग बन जाता है। इसके अंदर में तो कोई दाग नहीं बनना, इसके अंदर में कोई धब्बा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि ये केश नली को गीला करते ही नहीं है ना, ये केश नली को कभी भी गीला नहीं करते। तो पॉइंट क्या है कि यहां पर आसंजक बल का जो मान होता है कम होता है, ससंजक बल का जो मान होता है वो ज्यादा होता है। ससंजक बल का मान ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, पारे के जो अणु होते हैं अपने ही पारे के ही दूसरे अणुओं के साथ में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के कारण क्या होता है कि भाई इसमें जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसका कारण हो गया कि ये जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ नहीं उठता, यानी इसका बाहर से अगर मेनिस्कस देखेंगे तो ये मेनिस्कस देखिए उत्तल हो गया, और इनसाइड से अगर आप देखेंगे तो ये कैसा रहता है, ये अवतल रहता है। यहां पे अगर ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा है भैया, तो ये हमारा अवतल, और इनसाइड से अगर आप देखेंगे तो ये कैसा भैया, उत्तल। ये कब, जब पानी की बात करते हैं आप कंटेनर में तब, और ये पारे की बात करते हैं तो नीचे वाला केस है, उल्टा दिख रहा है ना। तो जब कभी भी ससंजक बल का, ये ऊपर वाले के लिए भी लिख देता हूं, है ना, यहां पर आसंजक बल का ज्यादा है ससंजक बल से, तो फैक्टर क्लियर हो गया। जब ससंजक बल का मान जो है कम रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा, मेनिस्कस अवतल दिखेगा, और जब आसंजक बल का मान कम होगा, ससंजक बल का मान ज्यादा होगा, तो ये नीचे दबेगा, और मेनिस्कस जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो इसका मेनिस्कस हमें हमेशा दिखेगा उत्तल की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी वही सारे काम करेंगे। अब इसके लिए डिराइव नहीं करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ एलैबोरेट कर देता हूं एक बार कि किस तरीके से चलने वाला है। फॉर्म सेम आएगा, जैसे उसने अपने आप को बैलेंस करने के लिए एच हाइट ऊपर चल के गया था, वैसे ही ये एच हाइट डेप्थ में भी आता है। तो क्या है, जब केश नली को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जो उसे नहीं भिगोता, तो केश नली का द्रव मेनिस्कस उत्तल होता है। ठीक है, और मान लो द्रव केश नली में नीचे नहीं दबता, जैसे वहां पे हमने माना था कि मान लीजिए उठता ही नहीं, वैसे हमने कहा अगर नीचे नहीं दबता तो पृष्ठ के ठीक नीचे ही एक क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु ए और बी की कल्पना करें, जिनमें से एक बिंदु बी केश नली के अंदर हो और दूसरा जो है सी वो केश नली में ही होगा, बी से ठीक ऊपर। ये वही कंडीशंस। कैसी, तो हमने ये देखे, ये बनी हमारी मेनिस्कस, ये बनी हमारी मेनिस्कस। यहां पर क्या पॉइंट है भाई, एक यहां पर बी पॉइंट है और यहां पर एक ए पॉइंट है, और सी एक केश नली में है जो कि मेनिस्कस से जस्ट ऊपर की तरफ है। तो चलिए अब क्या देखें भाई, जब ऐसी कंडीशंस हैं तो इस कंडीशन में भी तो वही काम हो रहा है ना। क्या हमने पहले कंसीडर किया कि भैया ये हमने एक रख ली है, इसके अंदर क्या भैया, तो ये हमारी केश नली, और केश नली में ये जो फ्लूइड है ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। जहां पर हमने क्या ट्रीट किया, तो हमने ये भी ट्रीट किया हुआ है कि ये ए और बी दोनों एक ही क्षैतिज तल में हैं। अब जब एक ही क्षैतिज तल में है और बी के ठीक ऊपर सी एक पॉइंट है, तो फिर से मैं वही कहूंगा, यहां पर भी वायुमंडलीय प्रेशर P, यहां पर भी वायुमंडलीय प्रेशर P, यहां पर भी वायुमंडलीय प्रेशर P। तो B को क्या फील होगा जरा देखिएगा। हम कह रहे हैं यदि वायुमंडलीय प्रेशर P हो तो बिंदु C पर दाब P होगा, बिंदु B मेनिस्कस के अवतल पृष्ठ की ओर है, अतः बिंदु B पर दाब C पर दाब की तुलना में 2T/R अधिक होगा। जब वहां मेनिस्कस बन रहा था कौन सा भाई, इधर, जिधर साइड, ये तो हमको बहुत पहले से पता है ना कि जो वाला साइड है ना, जो साइड कॉन्वेक्स होता है, मतलब जो वाला साइड उत्तल होता है, उधर साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, और ये जो अवतल वाला साइड होता है इधर साइड में प्रेशर कम होता है। तो भैया जब हमने ऐसी मेनिस्कस देखी थी पानी वाले केस में, तो नीचे उतल था ऊपर अवतल था, तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा था। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर यही मेनिस्कस हमारा कैसे हो गया, ऐसा बन गया, तो इस मेनिस्कस में क्या लग रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ना कि ऊपर साइड से
है ना। ऊपर साइड से आपका कौन सा शेप बना है, उत्तल। नीचे कहां है भैया, ये बी जो है, ये बी वाला साइड जो है ये अवतल है, सी वाला जो साइड है वो उत्तल है। अब बी वाला साइड अगर अवतल है तो अवतल होने के कारण जब इस पे प्रेशर लगेगा तो ये प्रेशर फिर से वही काम करेगा ना कि मैंने क्या बोला, उत्तल वाले साइड पे दाब ज्यादा होता है अवतल वाले साइड से, यानी उत्तल से अवतल के उत्तल की तरफ दाब आधिक्य होता है। अब इधर दाब ज्यादा है, दाब ज्यादा है तो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ दबा देगा, है ना। तो देखिए, तो कह रहे हैं कि 2T/R अधिक होगा, जहां T द्रव का पृष्ठ तनाव, R मेनिस्कस की त्रिज्या है, तो बिंदु B पर अब दाब कितना हो गया, तो P + 2T/R। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, P - 2T/R, यहां P + 2T/R हो गया। अब क्या होगा भाई, तो कह रहे A पर दाब वायुमंडलीय दाब P के बराबर है, बिंदु A और B द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो पास्कल के नियम के अनुसार ये A और B, इन दोनों को, ये दोनों ही जगहों पर दाब सेम होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा यहां P है और इस B पर P + 2T/R है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये B वाला खुद को नीचे की तरफ लेकर के चला जाएगा। ये B वाला क्या हो रहा है, ये देखिए B बिंदु यहां पर रह गया और ये जो है ना, ये जो द्रव है वो नीचे की तरफ दब गया। ये द्रव नीचे क्यों दबा, क्योंकि ये चाहता है कि ये जो 2T/R का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। वो अगर रिलीज हो जाएगा तब की कंडीशन में ये A और B जो दोनों पॉइंट होंगे, इन दोनों पर दाब का मान समान हो जाएगा और पास्कल का नियम सही रह जाएगा। तो देखिए, दोनों बिंदुओं पर दाब एक समान हो, अतः केस नली में द्रव इतनी ही गहराई तक दब जाएगा जिससे कि बिंदु B पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। मतलब A पर वायुमंडलीय दाब है ना P, तो B पर भी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसके लिए वो दब जाएगा। यदि केस नली में दबे द्रव की गहराई h हो तो सिद्ध किया जा सकता है कि h = कितना होगा, 2T cos θ/RdG। अब देखिए, थीटा अधिक कोण होता है, अतः h का मान सदैव ऋणात्मक होता है, अर्थात द्रव केश नली में नीचे दब जाता है। इसमें हमेशा ही जो थीटा का मान निकलेगा, ये कैसे होता है, ये द्रव जो नीचे की तरफ, यहां बनाता हूं, ये देखिए यही बना लेते हैं, है ना। ये द्रव जो नीचे की तरफ बैठ रहा है, ये द्रव जो नीचे की तरफ जहां द्रव है उधर के साइड पे एक टेंजेंट, और एक ये जो मेनिस्कस बनी इस पे एक टेंजेंट, ये जो मेनिस्कस है इस पे टेंजेंट। तो आपको क्या दिखता है, इन दोनों के ही बीच में यहां पर दिखता है एक एंगल, ये हमारा एंगल थीटा, और ये हमेशा अधिक कोण होगा क्योंकि मेनिस्कस ऐसी हमेशा ही ऊपर की तरफ होगा, हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का मान, जहां पर मैं थीटा की बात करूं तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होगा, तो इस कंडीशन में हमेशा ही कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है नेगेटिव, ऋणात्मक होता है। हमने ऐसा बना के भी देखा था। कॉस थीटा के लिए ये ग्राफ है भैया, ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी 90 डिग्री है, ये हमारी 180 डिग्री है, हमारा 270 डिग्री। अब देखिए ना, ये 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में यही ग्राफ बनेगा, और ये यहां 0 होता है और ये जो वैल्यू होती है -1। वैसे 0 से 90 के बीच में ये कैसा होता है, हमेशा +1, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये +1 है, ये 0 पे, इसके बाद भी ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही, वैल्यू कम होती जाएगी। 90 पे आकर के कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, और 90 से 180 में कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो केस नली में जो द्रव है वो क्या होगा, ये द्रव यहां से B पॉइंट से नीचे की तरफ दब जाएगा, है ना। द्रव क्या हो रहा है, नीचे की तरफ दब जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कांच की केस नली को पारे में डुबोने पर केस नली में पारे का पृष्ठ नीचे गिर जाता है, क्योंकि कांच तथा पारे के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, अब दूसरी जगह पे पैराफिन मोम से बनी केस नली में जल चढ़ने की बजाय नीचे गिरता है, क्योंकि जल तथा पैराफिन मोम के स्पर्श कोण अधिक कोण होते हैं। भैया जहां जहां अधिक कोण होगा वहां वहां पे क्या होगा, वो नीचे की तरफ दबेगा, है ना, ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, और कब होगा अधिक कोण, कब बनाएगा, तो हमने कहा संजक बल का मान अगर कम हो गया और ससंजक बल का मान ज्यादा हो गया तो वह अधिक कोण बनाएगा, नीचे ही दबेगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं, है ना।
एंड फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक द्रव का घनत्व 8.3 kg पर क्यूबिक मीटर है। यदि 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर व्यास की एक केस नली को इस तरीके से डुबाने पर उसमें द्रव स्तंभ की ऊंचाई 8.93 सेंटीमीटर हो, तो उस द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए और स्पर्श कोण को मान लीजिए 0 डिग्री। मैंने क्या क्या कहा, देखिए घनत्व जो दिया है डी दिया है 8.3 kg पर क्यूबिक मीटर। यदि 1 व्यास दिया हुआ है, मतलब ट्वाइस ऑफ आर आपको दिया हुआ है 1.68 इंटू 10⁻⁵। अगर इसको सॉल्व करना चाहे, है ना, तो 2 को नीचे भेज दीजिए, आर इक्वल्स टू 1.68 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁵। अब इसको कैंसिल करें तो 8 दूनी 16 और 4 0.84। आर की वैल्यू आ गई 0.84 मीटर। ठीक है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई मतलब एच की वैल्यू आ गई भैया 8.93 सेंटीमीटर, मतलब ये 8.93 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, थीटा को ये खुद से ही कह रहे हैं कि 0 डिग्री ले लीजिए। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला था भाई, हम लोगों ने अभी तो यही निकाला था ना, क्या, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा, है ना, 2t cos थीटा अपॉन में आर डी जी, 2t cos थीटा अपॉन में आर डी जी। अब हमसे कह रहे हैं कि आप तो हमें यहां पर क्या बता के दे दीजिए, हमें पृष्ठ तनाव बताइए, टी बताइए। तो हमने टी के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिया था, बट स्टिल मैं दोबारा से कराता हूं आपको। यहां पर आपको 2t के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3 गुणा कर दीजिए। 2t cos theta is equals to h r d g, t equals to h r d g अपॉन में 2 cos theta। अब यहां पे चूंकि कह ही रहे हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसका मतलब cos 0 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1, मतलब t इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ एच आर डी जी, है ना, यही बनेगा। तो अब यहां पर t इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ एच आर डी जी। अब इन सबके मान को उठा उठा करके रखिए, हमारा आंसर बन जाएगा। क्या है इनका मान भाई, तो देखिए हमारे पास में 1/2 ठीक है। h की बात करिए, h है 8.93 इंटू 10⁻⁻2, 8.93 इंटू 10⁻⁻2 इंटू r की बात कीजिए, r कितना है भैया, तो r है हमारा 0.84 इंटू 10⁻⁻5, 0.84 इंटू 10⁻⁻5, 0.84 इंटू 10⁻⁻5, तो 0.84 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डी की बात करते हैं, डी कितना है, तो ये है हमारा 8.3, है ना, और जी को हम ले लेते हैं यहां पर कितना 9.8, कितना ले लें 9.8, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो भाई ये 3.05 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। यह हो जाएगी हमारे यहां पर सरफेस टेंशन। कुछ नहीं है, टू द पॉइंट आपको फॉर्मूला गिवन है, उसमें वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सीख ही लिया तो थोड़ी सी और बात कर लें। सरफेस टेंशन निकालना सिखा दिया, तो मैं है ना हाइट निकालना और सिखाता हूं कि किस तरीके से हाइट कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक केस नली की त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर है, इसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है। नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, जल का पृष्ठ तनाव अपने को गिवन है। तो देखिए एक केसकीय नली की त्रिज्या, मतलब हमारे पास में क्या गिवन आ गया भैया, ये हमारे पास में r की वैल्यू मिल गई है 0.05, बस 0.8 सेंटीमीटर में है, तो इसको काम करिए 0.05 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कर लेता हूं। ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है इस नली को, तो जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, मतलब h बता दीजिए, और जल का पृष्ठ तनाव T जो है ये गिवन है हमारे पास 0.073 न्यूटन पर मीटर, है ना। ये वही क्वेश्चन है कि हमारे पास में ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर में हमने क्या भर रखा भैया, ये हमारा जल भरा हुआ है। इसके अंदर जैसे ही हमने केसकीय नली रखी
तो इस कैस्किया नली में हमने कहा कि ये जल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो ये जल जो है ये ऊपर उठना शुरू हो गया, ये ऊपर उठना शुरू हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये यहां से यहां तक जो उठेगा H, इसकी मान बता दीजिए कितना उठेगा, है ना। इस H का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो ठीक है, अगर ये साफ है ना, तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं कि इसमें जो थीटा का मान है, अगर ये साफ जल की बात हो रही है, बिल्कुल स्वच्छ जल है ना, और साफ कांच है, तो मैंने कह दिया थीटा कितना हो जाएगा भाई, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री। टी यहां पर गिवन है, डी नहीं दिया है तो डी को 10⁻³ है ना, kg पर क्यूबिक मीटर। ये क्या होता है भैया, शुद्ध जल के लिए हमारा घनत्व होता है। तो एक बात बताइए, अभी हमने T निकाला H के ही फॉर्मूले से, H इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, तो ये होता है हमारा 2t cos थीटा अपॉन में RdG। ठीक है ना, क्या होता है RdG। अब इसमें हम रखना शुरू करते हैं वैल्यूज। तो हमने कहा थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, 1। तो ये H इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला हो गया 2t अपॉन में RdG। अब 2t, t की वैल्यू मतलब 0.073 अपॉन में R की वैल्यू भाई तो 0.05 इंटू 10⁻² इंटू D का मान 10⁻³ ठीक है, और G का मान 9.8। इसको और लिख लेता हूं। तो फाइनली इस H की जो वैल्यू आ जाएगी 2.98 इंटू 10⁻² मीटर। कितना, 2.98 इंटू 10⁻² मीटर। अगर और अच्छा चाहे तो H इक्वल्स टू हम सीधे लिख लेते हैं 2.98 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया था ना रेडियस। तो इसमें ये कितनी हाइट तक ये पानी ऊपर उठ जाएगा, तो ये उठ जाएगा 2.98 सेंटीमीटर हाइट पानी जो है इसके अंदर में ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने पृष्ठीय तनाव निकालने भी सीख लिया और कितना हाइट ऊपर उठेगा ये भी सीख लिया। ओके फाइन। तो क्या क्या बातें हमने सीखी भैया इस सेशन में, तो इस सेशन में हमने सीखा कि केशिकत्व के कारण पृष्ठ तनाव होता है ना। केशिकत्व के कारण जो पृष्ठ तनाव होता है वो कितना भैया, ये हमारा T है, और ये T हमने निकाल के भी देखा कितना होता है ये T, तो 1/2HdG है ना। कब, वेर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तब। और केस नली के लिए आरोही का सूत्र जो है ना, वो क्या है, 2t cos थीटा अपॉन में RdG, 2t cos थीटा अपॉन RdG। अगर हमारा मेनिस्कस कैसा है भैया, अगर हमारा मेनिस्कस जो है उत्तल है तो नीचे दबेगा, अवतल है तो ऊपर उठेगा, पारा होगा तो नीचे दबेगा, पानी होगा तो ऊपर उठने वाला है। चलिए, तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं हम वाइंड अप, है ना, क्योंकि जो टारगेट हमने फिक्स किया था समझने के लिए सेशन में कि हम उन्नयन आरोही सूत्र को समझेंगे, वो हमने समझ लिया, सीख लिया। तो भाई जिस तरीके से आपने ये कंटेंट देखा, इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं ये पूरा ही कोर्स कंटेंट NCERT बेसिस पर। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके लिए ये पूरा कोर्स कंटेंट एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं कंप्लीट कोर्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।